मैं देवेंद्र कुमार आकाशगंगा कोचिंग संस्थान के एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर में पीएटी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले समय में उनसे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में हम फुल डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि विषय से संबंधित या परीक्षा से संबंधित कोई भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन या जानकारी आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे संस्थान के द्वारा MPPAT 2026 की जो बैच है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है भाई, MPPAT 2026 की जो बैच है, चाहे वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन, ठीक है भाई, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन है, दोनों ही बैच क्या हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जो नंबर दिए गए हैं इन नंबर पर आप क्या कर सकते हैं भाई, संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप मैसेज के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया है कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर में पीएटी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पोल्ट्री साइंस से, मतलब मुर्गी पालन से कौन से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री, मतलब जो पशुपालन में जो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके ऊपर आज हम फुल डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा और परीक्षा में इससे संबंधित क्या फैक्ट या तथ्य के माध्यम से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको हम लोग देखने वाले। स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो की। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है भाई, MPPAT में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लंगड़ी बुखार, जिसे इंग्लिश में ब्लैक क्वार्टर कहते हैं, लंगड़ी बुखार होता है मतलब किसके माध्यम से होता है। पहला ऑप्शन है ब्रुसेल्ला जीवाणु, दूसरा है पास्चुरेला जीवाणु, तीसरा ऑप्शन है क्लास्ट्रीडियम जीवाणु, ठीक है भाई, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है वो ब्लैक क्वार्टर मतलब लंगड़ी बुखार के बारे में पूछा गया है। इसका जो सही आंसर है वो क्या है भाई, क्लास्ट्रीडियम जीवाणु, ठीक है भाई। अब जो क्लास्ट्रीडियम जीवाणु मतलब जो लंगड़ी बुखार होता है वो क्लास्ट्रीडियम सोवियाई, क्लास्ट्रीडियम सोवाई नामक एक जीवाणु है जिसके माध्यम से क्या होता है, लंगड़ी बुखार या ब्लैक क्वार्टर होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है भाई, क्लास्ट्रीडियम जीवाणु है। अब हम लोग देखते हैं कि जीवाणु के माध्यम से पशुओं में कौन कौन सी बीमारी होती है। जैसे अगर हम लोग देखें जीवाणु, या जिसे हम लोग बैक्टीरिया भी बोलेंगे, इनके माध्यम से पशु में कौन कौन सी बीमारी होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा एंथ्रेक्स, ठीक है भाई। एंथ्रेक्स एक ऐसी बीमारी है जो पशुओं में जीवाणु या बैक्टीरिया के माध्यम से होती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो आपने देख लिया है भाई, लंगड़ी बुखार या ब्लैक क्वार्टर। इसके अलावा थैनेला रोग भी पशु में किसके माध्यम से होता है भाई, जीवाणु या बैक्टीरिया के माध्यम से होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो क्षय रोग जिसे हम लोग टीबी कहते हैं, ठीक है भाई। क्षय रोग भी किसके माध्यम से होता है, जीवाणु या बैक्टीरिया के माध्यम से होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो ब्रुसेल्लिस, ठीक है भाई, ब्रुसेल्लिस जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रामक गर्भपात। ये बीमारी भी पशु में किसके माध्यम से होती है भाई, ये पशु में जीवाणु के माध्यम से होती है। इसके अलावा और एक रोग है टिटेनस रोग भी क्या होता है, जीवाणु के माध्यम से होता है, ठीक है भाई। तो आपको याद रखना है कि जीवाणु या फिर बैक्टीरिया के माध्यम से हमारे पशु में कौन कौन सी बीमारी होती है। एंथ्रेक्स, थैनेला क्षय रोग जिसे टीबी कहते हैं, ब्रुसेल्लिस जिसे संक्रामक गर्भपात कहते हैं। इसमें क्या होता है, संक्रामक गर्भपात में पशु क्या होता है, समय से पहले ही क्या कर देता है, बछड़े को जन्म दे देता है। लेकिन उस दौरान क्या होता है, बछड़ा क्या होता है भाई, मृत्यु हो जाती है बछड़े की, या मरा हुआ बछड़ा पशु के शरीर से जन्म लेता है। तो यह बीमारी भी किसके माध्यम से होती है, जीवाणु के माध्यम से। इसके अलावा जो टिटेनस रोग है ये भी किसके माध्यम से होता है भाई, जीवाणु के माध्यम से होता है। इसके अलावा लंगड़ी बुखार भी किसके माध्यम से होता है, जीवाणु के माध्यम से होता है। इसके अलावा हम लोग देखें भाई, वायरस के माध्यम से कौन कौन सी बीमारी होती है। तो वायरस के माध्यम से अगर हम लोग देखेंगे तो वायरस या विषाणु के माध्यम से कौन कौन सी बीमारी होती है, इसके ऊपर अगर हम लोग बात करें तो याद रखिएगा इसमें क्या होता है, पशु प्लेग, ठीक है भाई। पशु प्लेग बीमारी किसके माध्यम से होती है, वायरस या विषाणु के माध्यम से होती है। इसके अलावा अगर हम लोग पशु प्लेग के अलावा बात करें तो
FMD जिसे आप लोग फूट एंड माउथ डिसीज, ठीक है भाई, इसे ही शॉर्ट में हम लोग FMD कहते हैं। इसके अलावा ब्लू टंग रोग, ब्लू टंग रोग, ठीक है भाई, ये ब्लू टंग रोग भी किसके माध्यम से होता है? यह रोग भी वायरस या विषाणु के माध्यम से होता है। इसके अलावा रेबीज, रेबीज भी किसके माध्यम से होता है भाई? रेबीज भी विषाणु के माध्यम से होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे रेबीज के अलावा, तो रेबीज के अलावा स्वाइन फीवर, स्वाइन फीवर, ये स्वाइन फीवर नामक बीमारी भी किसके माध्यम से होती है भाई? स्वाइन फीवर नामक बीमारी भी किसके माध्यम से होती है? वायरस या विषाणु के माध्यम से होती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे प्रोटोजोआ, किसकी बात करेंगे भाई? प्रोटोजोआ की बात करते हैं हम लोग। तो प्रोटोजोआ में क्या होता है भाई? प्रोटोजोआ जो बीमारी है, प्रोटोजोआ, इसके माध्यम से भी क्या होता है? हमारे पशु में क्या होता है? बीमारी होती है। अब प्रोटोजोआ भी जो बीमारी होती है दो माध्यम से होती है। पहला होता है बाह्य परजीवी, ठीक है भाई, इसके अलावा एक होता है अंतः परजीवी। अब बाह्य परजीवी के माध्यम से मतलब प्रोटोजोआ के माध्यम से कौन कौन सी बीमारी होती है? तो याद रखिएगा, इसमें क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? चिचड़ी ज्वर, चिचड़ी ज्वर, ये बीमारी भी क्या होता है भाई? प्रोटोजोआ के माध्यम से होती है। इसके अलावा हमारे पशु में जू का प्रकोप बढ़ जाता है, वो भी बीमारी किसके माध्यम से होती है भाई? प्रोटोजोआ के माध्यम से होती है। इसके अलावा माइट्स बीमारी भी किसके माध्यम से होती है भाई? प्रोटोजोआ के माध्यम से होती है। इसके अलावा पिस्सू, पशु में जो पिस्सू आ जाते हैं वो भी किसके माध्यम से होते हैं? प्रोटोजोआ के माध्यम से होते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग अंतः बात करें, अंतः परजीवी जिसके माध्यम से पशु में बीमारी होती है वो कौन सी होती है भाई? फीताकृमि होती है, ठीक है भाई, फीताकृमि। इसके अलावा गोलकृमि, इसके अलावा एस्केरिस, ये बीमारी भी किसके माध्यम से होती है? प्रोटोजोआ के माध्यम से होती है। प्रोटोजोआ के माध्यम से होने वाली बीमारी को हमने दो भागों में बांटा, बाह्य परजीवी, बाह्य परजीवी में चिचड़ी ज्वर, जू, माइट्स और पिस्सू आते हैं। इसके अलावा अंतः परजीवी में फीताकृमि, गोलकृमि और एस्केरिस आते हैं। तो मैंने इस पूरे इस एक क्वेश्चन में आप लोगों को पशुओं में जीवाणु या बैक्टीरिया के माध्यम से, वायरस या विषाणु के माध्यम से कौन कौन सी बीमारी होती है और प्रोटोजोआ के माध्यम से कौन कौन सी बीमारी होती है, पूरा मैंने क्या कर दिया है? एक्सप्लेन कर दिया। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, टिटेनस रोग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो पहला ऑप्शन आपका दिया गया है कुत्तों में, ठीक है भाई, दूसरा है घोड़े में, तीसरा है गाय में और चौथा है भेड़ में, ठीक है भाई। तो जो अगर टिटेनस बीमारी की बात करेंगे तो मैंने पिछले वीडियो में ही बताया, जो टिटेनस बीमारी होती है वो किसके माध्यम से होती है भाई? जीवाणु के माध्यम से होती है, ठीक है भाई, जीवाणु के माध्यम से होती है। वैसे तो ये जो बीमारी है कुत्ते में, गाय भैंस में, भेड़ बकरी में और घोड़ों में सभी में होती है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है कि टिटेनस रोग सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो याद रखिएगा टिटेनस रोग सबसे ज़्यादा किस में होता है? घोड़े में होता है, ठीक है भाई। और जो टिटेनस रोग है वो किसके माध्यम से होता है? जीवाणु के माध्यम से होता है। वैसे तो ये जो रोग होता है गाय भैंस, भेड़ बकरी और कुत्तों सभी में होता है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार पूछा गया कि टिटेनस रोग सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो आपको याद रखना है टिटेनस रोग सबसे ज़्यादा जो होता है वो किस में होता है भाई? घोड़े में होता है। और ये बीमारी किसके माध्यम से होती है? जीवाणु के माध्यम से होती है, आपको याद रखना है। यह भी क्वेश्चन पीएटी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मुर्गी को अंडा शयन के लिए उत्तम कहा जाता है? आप सभी को पता है कि जब मुर्गी क्या करती है भाई? अंडा देती है और अंडा देने के बाद क्या करती है? उसको शयन मतलब इंक्यूबेशन का काम करती है। उसी के बाद उस अंडे से क्या निकलते हैं? चूजे निकलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी मुर्गी को अंडा शयन के लिए उत्तम कहा जाता है, मतलब कौन सी मुर्गी अंडा शयन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? पहला है पुलेट, ठीक है भाई, दूसरा है देसी, तीसरा है एशियन और चौथा है अमेरिकन। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है भाई? देसी मुर्गी, ठीक है भाई, देसी मुर्गी अंडे शयन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, ठीक है भाई। जितनी भी मुर्गियां हैं उन मुर्गियों में सबसे ज़्यादा अंडे सहने के लिए जो प्रजाति है वो देसी प्रजाति सबसे अच्छी मानी जाती है। अब मुर्गी की जो देसी नस्ल है वो कौन कौन सी है भाई? तो याद रखिएगा मुर्गियों की जो देसी नस्ल है वो है असील, ठीक है भाई, ये असील नस्ल कैसी है? मुर्गी की देसी नस्ल है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो कड़कनाथ, कड़कनाथ भी मुर्गी की कैसी नस्ल है भाई? देसी नस्ल है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो घाघस, घाघस कैसी नस्ल है भाई? देसी नस्ल है। इसके अलावा चिटगोंग, ठीक है भाई, चिटगोंग,
चिटगोंग ये भी कैसी नस्ल है, देसी नस्ल है। इसके अलावा पंजाब ब्राउन, पंजाब ब्राउन भी कैसी नस्ल है भाई, पंजाब ब्राउन भी मुर्गी की देसी नस्ल है। तो याद रखिएगा अंडे सेहन के लिए सबसे उत्तम नस्ल कौन सी है, देसी नस्ल। और इसमें मैंने बता दिया कि मुर्गियों की देसी नस्ल कौन कौन सी है, असील है, कड़कनाथ है, खागस है, चिटगोंग है और पंजाब ब्राउन है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे भाई एशियाटिक नस्लें कौन कौन सी है, तो ऐतिहासिक नस्लों में अगर हम लोग बात करेंगे तो याद रखिएगा एशियाटिक नस्लें कौन कौन सी है, तो याद रखिएगा ब्रह्मा मुर्गी की एशियाटिक नस्ल है भाई। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो कोचीन भी क्या है भाई, मुर्गी की कैसी नस्ल है, एशियाटिक नस्ल है। इसके अलावा लेगसान भी कैसी नस्ल है भाई, मुर्गी की एशियाटिक नस्ल है। तो आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मुर्गी की एशियाटिक नस्ल कौन कौन सी है, तो याद रखिएगा ब्रह्मा, कोचीन और लेगसान। इसके अलावा अमेरिकन नस्लों की बात करते हैं भाई, अमेरिकन नस्लें कौन कौन सी है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो मुर्गी की अमेरिकन नस्लें है रोड आयरलैंड रेड एंड वाइट, ठीक है भाई, रोड आयरलैंड रेड एंड वाइट ये मुर्गी की अमेरिकन नस्ल है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो हैम्पशायर, ठीक है भाई, हैम्पशायर भी क्या है, मुर्गी की अमेरिकन नस्ल है। इसके अलावा प्लायमाउथ रॉक ये भी मुर्गी की कैसी नस्ल है भाई, अमेरिकन नस्ल है। तो आपको याद रखना है भाई मुर्गी की अमेरिकन नस्लें कौन कौन सी है, मुर्गी की अमेरिकन नस्लें कौन कौन सी है भाई, तो याद रखिएगा मुर्गी की अमेरिकन नस्लें कौन कौन सी है, याद रखिएगा रोड आयरलैंड रेड एंड रोड आयरलैंड वाइट, हैम्पशायर और प्लायमाउथ रॉक, ये सभी नस्लें कैसी है भाई, अमेरिकन नस्लें। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो अंग्रेजी वर्ग की नस्लें कौन कौन सी है भाई, मुर्गी की अंग्रेजी वर्ग की नस्लें कौन कौन सी है, तो याद रखिएगा कॉर्निश और पिंगटन। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो आस्ट्रोकार्प ये कैसी नस्ल है भाई, ये मुर्गी की अंग्रेजी नस्ल है, कॉर्निश है, और पिंगटन है, आस्ट्रोकार्प है और एक है भाई ससेक्स। ये चारों ही नस्लें किस वर्ग में आती है भाई, अंग्रेजी वर्ग में आती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो भाई इटालियन, ठीक है भाई, या इसे ही मेडिटेरियन वर्ग कहा जाता है। अब इटालियन या मेडिटेरियन वर्ग में मुर्गी की कौन कौन सी नस्लें आती है, तो याद रखिएगा लेग हॉर्न। इसके अलावा बात करेंगे तो मिनोरका के अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो एनकोना, ठीक है भाई। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो मिजेट और इसके अलावा बटर कप, ये चारों पांचों नस्लें किस में आती है भाई, इटालियन या मेडिटेरियन वर्ग में आती है। इटालियन और मेडिटेरियन वर्ग में कौन कौन सी नस्लें आती है, लेगहार्न, मिनोरका, एनकोना, मिजेट, बटर कप, ठीक है भाई। तो आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि इटालियन या मेडिटेरियन वर्ग की नस्लें कौन सी है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इटालियन या मेडिटेरियन वर्ग में जो नस्लें आती है उसे मुख्य रूप से किसके लिए पाला जाता है, तो याद रखिएगा इनको मुख्य रूप से पाला जाता है भाई, किसके लिए पाला जाता है, इनको मुख्य रूप से पाला जाता है अंडों के लिए। किसके लिए भाई, अंडों के लिए पाला जाता है। इसके अलावा अंग्रेजी वर्ग के अंतर्गत जो नस्लें आती हैं मुख्य रूप से किसके लिए पाला जाता है, तो याद रखेगा इन्हें मांस के लिए पाला जाता है मुख्य रूप से। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे जो अमेरिकन वर्ग है, अमेरिकन वर्ग को मुख्य रूप से किसके लिए पाला जाता है, तो याद रखिएगा अमेरिकन वर्ग में जो नस्लें आती है ये ड्यूल पर्पस मतलब द्विप्रयोजनी होती है, मतलब इन्हें अंडे के लिए एवं मांस दोनों के लिए पाला जाता है भाई, अंडा और मांस दोनों के लिए पाला जाता है। जबकि एशियाटिक वर्ग में जो नस्लें आती हैं इन्हें मुख्य रूप से मांस के लिए पाला जाता है। तो परीक्षा में अगर आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई देसी नस्लें कौन कौन सी है, एशियाटिक नस्लें कौन कौन सी है, अमेरिकन नस्लें कौन कौन सी है, अंग्रेजी वर्ग में कौन कौन सी नस्लें आती है, या इटालियन या मेडिटेरियन वर्ग में कौन कौन सी नस्लें आती है, इसके अलावा इन वर्गों में जो नस्लें पाली जाती है इन्हें मुख्य रूप से किसके लिए पाला जाता है, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। और जो क्वेश्चन था हमारा अंडा सेने के लिए सबसे उत्तम नस्लें किसे कहा जाता है, तो देसी नस्लों को कहा
जाता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कृत्रिम अंडाशयन में अंडे की ट्रे को किस कोण पर झुकाया जाता है। मतलब जब कृत्रिम तरीके से हम क्या करते भी अंडा शयन करते हैं, मतलब हम लोग कृत्रिम तरीके से इस दौरान देखिए अंडा सेने के लिए तो हमने पढ़ रखा है कि मुर्गियों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब हम कृत्रिम तरीके से मीन्स आर्टिफिशियल तरीके से जब अंडा शयन करेंगे, मतलब अंडे से चूजे प्राप्त करेंगे, तो इसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है भाई, इनक्यूबेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है भाई, किसका इस्तेमाल किया जाता है, इनक्यूबेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिएगा इनक्यूबेटर में जो ट्रे होती है अंडा शयन के दौरान इन्हें कितने डिग्री कोण से रखा जाता है। इसका पहला ऑप्शन है 90 डिग्री के कोण से झुकाया जाता है, 180 डिग्री के कोण से झुकाया जाता है, 45 डिग्री के कोण से झुकाया जाता है और 60 डिग्री के कोण से झुकाया जाता है। तो आपको मैंने बताया कि जब हम कृत्रिम तरीके से या आर्टिफिशियल तरीके से अंडे शयन का काम करेंगे तो उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है भाई, इनक्यूबेटर का इस्तेमाल किया जाता है। और जब इनक्यूबेटर में जो ट्रे होती है जिसमें अंडे शयन के लिए अंडे को रखा जाता है, उसको याद रखेगा 45 डिग्री के कोण से झुकाया जाता है। कितने डिग्री के कोण से झुकाया जाता है भाई, 45 डिग्री के कोण से झुकाया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं भाई, इसके अलावा बात करते हैं जब 45 डिग्री के कोण से झुकाया जाता है, लेकिन जब हम इनक्यूबेटर में अंडे को रखेंगे तो इनक्यूबेटर में अंडे को रखने से पहले कुछ तत्वों के बारे में हमको याद रखना है भाई। याद रखेगा जब हम इनक्यूबेटर में अंडे को सेहन के लिए रखेंगे, मतलब अंडे से चूजे प्राप्त करने के लिए रखेंगे, तो उस समय इनक्यूबेटर में हम जो अंडा रखेंगे वो 1 सप्ताह पहले का, कितने दिनों का भाई, 1 सप्ताह पहले का। मतलब जब आप इनक्यूबेटर में अंडे को चूजा प्राप्त करने के लिए रख रहे हैं तो अंडा कितने समय का होना चाहिए भाई, 1 सप्ताह पहले का या लगभग 10 दिन के अंदर का होना चाहिए। 10 दिन के क्या भाई, 10 दिन के अंदर का, 10 दिन के अंदर का होना चाहिए। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है पीएटी में कि जो अंडा शयन के लिए जो अंडा इनक्यूबेटर में रखते हैं वो कितने अवधि का होना चाहिए। तो याद रखिएगा कम से कम 1 सप्ताह पहले या 10 दिन पहले का होना चाहिए। अब जब आप अंडे को भंडारित करेंगे, क्या है, जब मुर्गियां अंडे देती है और अंडों को हमें क्या करना होता है भाई, भंडारित करना होता है। तो आपने देखा है भाई अंडे की जो आकृति होती है ऊपर से चौड़ी और नीचे से क्या होती है भाई, सकरी होती है। कैसी होती है भाई, सकरी होती है। जब आप अंडे को भंडारित करेंगे तो याद रखेगा जो अंडे का चौड़ा हिस्सा है, ठीक है भाई, अंडे का जो चौड़ा हिस्सा है वो कैसा होना चाहिए भाई, ऊपर की ओर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए भाई, ऊपर की ओर। मतलब जब आप अंडे को भंडारित करते हैं, मुर्गियों से आपने अंडा प्राप्त किया और उससे आप चूजा प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन आपने उसे क्या किया भाई, भंडारित किया है, तो अंडे के जो चौड़े हिस्सा होता है, क्योंकि आपने अंडे को देखा है भाई अंडा ऊपर से क्या होता है, चौड़ा, और नीचे से क्या होता है, सकरा होता है। तो जब आप अंडे को भंडारित करेंगे तो अंडे का जो चौड़ा हिस्सा है वो कहाँ होना चाहिए भाई, ऊपर की ओर होना चाहिए। अब जब आप इंक्यूबेटर में अंडे रखेंगे तो अंडा 1 सप्ताह पहले या कम से कम 10 दिन पहले का होना चाहिए। जब आप अंडे को भंडारित करते हैं तो तापमान कितना रखना चाहिए या अंडे को कितने तापमान पर भंडारित करना चाहिए, तो याद रखेगा 50 से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर क्या करना चाहिए, उसे भंडारित करना चाहिए। इसके अलावा हम आर्द्रता की बात करते हैं भाई, ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, आर्द्रता की बात करते हैं। जब अंडे को आप भंडारित करेंगे तो कितनी आर्द्रता या ह्यूमिडिटी पर रखेंगे, तो याद रखेगा 70 से 75%। मतलब जब आप अंडे को भंडारित करते हैं तो अंडे को भंडारित करते समय तापमान कितना होना चाहिए भाई, 50 से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। आर्द्रता मीन्स ह्यूमिडिटी कितनी होना चाहिए, 70 से 75% होना चाहिए। अब आप याद रखेगा आपने क्या है, अंडे को इंक्यूबेटर के अंदर रख दिया है। कहाँ रख दिया है भाई, इंक्यूबेटर के अंदर रख दिया है। तो पहली वीक में तापमान कितना होना चाहिए, ठीक है भाई, मतलब प्रथम सप्ताह में तापमान कितना होना चाहिए, तो याद रखेगा 99 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। दूसरे सप्ताह मतलब दूसरे वीक में तापमान कितना होना चाहिए, याद रखेगा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। तीसरे वीक में मतलब तीसरे सप्ताह में तापमान कितना होना चाहिए, तो याद रखेगा कितना होना चाहिए, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। इसके अलावा देखिए पहले वीक में आपको तापमान कितना रखना है भाई इंक्यूबेटर में, तो याद रखेगा 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरे सप्ताह में 100 डिग्री फ़ारेनहाइट और तीसरे सप्ताह में 101 डिग्री फ़ारेनहाइट रखना चाहिए। इसके अलावा औसत तापमान की बात करें तो इंक्यूबेटर के अंदर औसत तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट रखना चाहिए। अब याद रखेगा
अंडे से चूजे कितने दिन में प्राप्त होंगे, तो याद रखिएगा ये 21 दिन में प्राप्त हो जाते हैं। कितने दिन में भाई, 21 दिन में। और किस में भाई, मुर्गी में, मुर्गी में। लेकिन बत्तख की बात करते हैं भाई, बत्तख में जो अंडे से चूजे प्राप्त होते हैं वो कितने दिन में होते हैं भाई, 28 दिन में। तो आपको याद रखना है अंडे से चूजे कितने दिनों में प्राप्त होते हैं, तो 21 दिन में। लेकिन किस में भाई, मुर्गियों में। बत्तख में इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है, 28 दिनों का होता है। अब देखिए मैंने बोला कि पहली वीक में तापमान 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरे वीक में तापमान कितना होना चाहिए भाई, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरे वीक में तापमान कितना होना चाहिए भाई, तीसरे वीक में कितना होना चाहिए, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। औसत मैंने कहा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। लेकिन जब क्या होगा भाई, अंतिम 3 दिनों में, अंतिम 3 दिनों में मतलब 18वां दिन, 19वां दिन, 19वां दिन, अंतिम 3 दिनों की बात करते भाई। अंतिम 3 दिनों में क्या होता है भाई, अंतिम 3 दिनों में, अंतिम 3 दिन मतलब 19वां दिन, 20वां दिन और 21वां दिन, ये अंतिम 3 दिन है। क्योंकि मैंने कहा एक अंडे से चूजे कब प्राप्त कर लिए जाते हैं भाई, 21 दिन में प्राप्त कर लिए जाते हैं। तो अंतिम 3 दिन में तापमान क्या होता है भाई, तापमान घटाया जाता है। मतलब तापमान क्या किया जाता है, कम किया जाता है। जैसे मैंने आपको बता रखा है भाई कि तीसरे वीक में तापमान कितना रखना है, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन जैसे ही हम अंतिम 3 दिन में प्रवेश करेंगे, चाहे वो 19वां दिन हो, 20वां दिन हो या 21वां दिन, इस समय हमें क्या करना है, इंक्यूबेटर का तापमान क्या कर देना है, घटा देना है, कम करना है। और घटाकर कितना करना है, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से कितना कर देना भाई, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट कर देना चाहिए। तो देखिए मैंने आपको बताया कि अंडा शयन के लिए अंडे की जो ट्रे है उसको कितने डिग्री पर झुकाया जाता था, 145 डिग्री पर। याद रखिएगा हम अंडे के लिए क्या करेंगे, अंडे को जब हम भंडारित करेंगे तो उसका चौड़ा हिस्सा ऊपर की ओर होना चाहिए। और जब आप अंडे से चूजे प्राप्त करना चाहते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं तो अंडे को कम से कम कितने सप्ताह पहले का, 1 सप्ताह पहले आप 10 दिन पहले का अंडा लेंगे। उसका तापमान कितना रखेंगे, 50 से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट, आर्द्रता 70 से 75%। इसके अलावा जो भी फैक्ट है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तभी को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया अभी, एक्सप्लेन कर दिया है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पदार्थ की उपस्थिति से गाय का जो दूध होता है वो पीला दिखाई देता है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ये घी नहीं, यहाँ पर क्या है भाई, दूध है। ठीक है, अब याद रखिएगा किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण गाय का दूध जो क्या होता है भाई, वो क्या होता है, पीला दिखाई देता है। तो याद रखिएगा पहला ऑप्शन है ज़ेंथोफिल के कारण, बाइल के कारण, तीसरा ऑप्शन है यूरोबियन के कारण और चौथा ऑप्शन है कैरोटीन के कारण। देखिए हम जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं भाई, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो पीएटी में पूछे जा चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन है ज़ेंथोफिल, बाइल, यूरोबियन और कैरोटीन। तो आप सभी को पता है भाई गाय का जो दूध पीला होता है वो किसके कारण होता है भाई, कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है भाई, कैरोटीन के कारण है होता है। ठीक है ना भाई। अब गाय के दूध में कैरोटीन की मात्रा कितनी होती है, ठीक है भाई, तो गाय के दूध में कैरोटीन की मात्रा, गाय के दूध में कैरोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो याद रखेगा 30 मिलीग्राम। ठीक है भाई, 30 मिलीग्राम प्रति लीटर। ठीक है, मतलब गाय के 1 लीटर दूध में कितनी कैरोटीन की मात्रा होती है भाई, 30 मिलीग्राम। वैसे ही भैंस के दूध में, किसके दूध में भाई, भैंस के दूध में कैरोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो आपको याद रखना है भाई भैंस के दूध में कैरोटीन की मात्रा कितनी होती है भाई, भैंस के दूध में कैरोटीन की मात्रा 0.25 से 0.48 मिलीग्राम प्रति लीटर। तो आपको याद रखना है कि गाय का जो दूध होता है वो किसके कारण पीला होता है, कैरोटीन के कारण होता है। इसके अलावा गाय के दूध में कैरोटीन की मात्रा 30 मिलीग्राम प्रति लीटर। ठीक है भाई, भैंस के दूध में कैरोटीन की मात्रा 0.25 से 0.8 मिलीग्राम प्रति लीटर होती है। इसके अलावा आपने देखा है भाई जो भैंस का दूध होता है, ठीक है भाई, जो भैंस का दूध होता है क्या होता है, सफ़ेद दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है भाई, सफ़ेद दिखाई देता है। तो भैंस के दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वो किसके कारण होता है भाई, केसीन के कारण। किसके कारण होता है भाई, केसीन के कारण होता है। अब अगर हम लोग बात करें
केसिन के कारण होता है भाई। तो अगर आपसे कोई पूछे कि दूध का सफेद रंग किसके कारण से होता है, तो आपको याद रखना है दूध का सफेद रंग केसिन के कारण से होता है। तो भैंस के दूध में केसिन की मात्रा कितनी होती है, आपको याद रखना है भी भैंस के दूध में केसिन की मात्रा होती है 3%। भैंस के दूध में केसिन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है भाई, 3%। और भैंस के दूध में कौन सा केसिन पाया जाता है, तो आपको याद रखना है बीटा केसिन पाया जाता है। भैंस के दूध में कौन सा केसिन पाया जाता है, बीटा केसिन पाया जाता है। अगर हम बात करें गाय के दूध की, तो याद रखिएगा गाय के दूध में, ठीक है भाई, गाय के दूध में केसिन की मात्रा, तो गाय के दूध में केसिन की मात्रा की अगर हम लोग बात करें तो गाय के दूध में केसिन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है भाई, 2.5% होती है। इसके अलावा गाय के दूध में कौन सा केसिन पाया जाता है, तो आपको याद रखना है अल्फा केसिन पाया जाता है। तो आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो क्या था भाई, कैरोटीन था। मैंने बता दिया गाय के दूध में कैरोटीन की मात्रा कितनी होती है जो परीक्षा में पूछी जा सकती है। भैंस के दूध में कैरोटीन की मात्रा कितनी होती है। इसके अलावा मैंने आपको एक नया फैक्ट बता दिया कि भाई भैंस का दूध आप देखेंगे तो सफ़ेद रंग का दिखाई देता है और गाय का जो दूध होता है वो हल्का पीला रंग का दिखाई देता है। तो भैंस का जो सफ़ेद रंग का जो दूध होता है वो किसके कारण है भाई, केसिन के कारण है। केसिन की मात्रा भैंस के दूध में 3% और भैंस के दूध में कौन सा केसिन होता है, बीटा केसिन होता है। गाय के दूध में केसिन की मात्रा 2.5%। इसके अलावा गाय के दूध में कौन सा केसिन पाया जाता है भाई, अल्फा केसिन पाया जाता है। बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया कि दूध का अर्धपाचन, अर्ध है भाई, ये अर्थ नहीं है, अर्ध है, ठीक है ना भाई। अर्धपाचन निर्जलीकरण प्रक्रिया में एक उत्पाद जो मिष्ठान बनाने में, मिष्ठान मतलब मिठाई बनाने में उपयोग किया जाता है वो कौन सा है। ऑप्शन ए है छेना, बी है मक्खन, जिसे माखन भी कहते हैं भाई, तीसरा है क्रीम और चौथा है खोया या खोआ, ठीक है भाई। मतलब अगर हम दूध का क्या करें भाई, अर्धपाचन करें, निर्जलीकरण की क्रिया करें तो उससे कौन सा मिष्ठान मीन्स मिठाई का निर्माण किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है भाई, छेना। सही आंसर क्या है भाई, छेना। अब देखिए छेना को हम लोग गाय के दूध से, ठीक है भाई, गाय के दूध से भी बना सकते हैं और भैंस के दूध से भी इसका निर्माण किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको पूछ ले कि बनाया गया छेना या किस पशु के दूध से बनाया गया छेना सबसे अच्छे क्वालिटी का होता है, तो आपको याद रखना है भाई गाय के दूध से जो हम छेना निर्मित करते हैं वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है, ठीक है भाई। अगर हम लोग बात करेंगे छेना, तो छेना जो होता है भाई, ये जो छेना होता है ये मधु में, ठीक है ना भाई। ठीक है भाई, जो छेना होता है ना, छेना मधु में, ठीक है भाई, मधु में, या जिसे हम क्या बोलते हैं डायबिटीज के जो मरीज होते हैं ना उनके लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें जो शर्करा होती है उसकी मात्रा क्या होती है भी, नहीं के बराबर होती है। मतलब जो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले पीएटी में कि जो छेना है, ठीक है भाई, वो किस मरीजों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, तो याद रखेगा डायबिटीज या मधुमेह के रोगियों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अब हमने क्या बोला है भाई, जो गाय के दूध से जो छेना निर्मित होता है वो क्वालिटी में सबसे अच्छा होता है। अब गाय के दूध से हमने जो छेना बनाया है उसमें नमी मीन्स मॉइस्चर की मात्रा कितनी होती है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। गाय के दूध से जो छेना निर्मित किया गया है उसमें नमी की मात्रा 53.4%, ठीक है भाई। नमी की मात्रा कितनी होती है, 53.4%। इसके अलावा वसा मीन्स फेट की बात करें तो उसमें वसा की मात्रा 24.8%, ठीक है भाई। प्रोटीन की बात करते हैं हम लोग तो गाय से निर्मित छेना में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है भैया, 14.4%, ठीक है भाई। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें दुग्धम मीन्स लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है भाई, लैक्टोज की मात्रा होती है 2.1%। मतलब हम गाय के दूध से अगर कोई छेना निर्मित करते हैं उसमें नमी की मात्रा 53.4%, वसा 24.8%, प्रोटीन 14.4% और लैक्टोज कितना होता है भाई 2.1% होता है। थोड़ा इसे क्लियर कीजिएगा, प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो कितनी होती है भाई 17.4%
होती है। ठीक है, अगर हम भैंस के दूध से क्या करते हैं भाई, छेना निर्मित करते हैं। याद रखेगा, हम भैंस के दूध से जो छेना निर्मित करेंगे उसमें नमी की मात्रा कितनी होगी भाई, तो याद रखेगा नमी की मात्रा 53.6%। ठीक है भाई, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे वसा की मात्रा, तो भैंस के दूध से जो छेना निर्मित किया जाता है उसमें वसा की मात्रा 29.6% होती है भाई। इसके अलावा प्रोटीन की बात करें तो याद रखिएगा भैंस के दूध से निर्मित छेना में प्रोटीन की मात्रा 14.4%। इसके अलावा लैक्टोज की बात करें, मतलब दूधम की बात करें, तो भैंस के दूध से निर्मित छेना में लैक्टोज की मात्रा 2.3% होती है। तो आपको याद रखना है भाई, अगर हम लोग दूध का अर्धपाचन निर्जलीकरण की क्रिया करते हैं तो उससे कौन सा मिष्ठान मतलब मिठाई तैयार की जाती है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, छेना। छेना को गाय और भैंस दोनों के दूध से निर्मित किया जाता है, लेकिन बेस्ट क्वालिटी का जो छेना प्राप्त होता है वो गाय के दूध से प्राप्त होता है। और किस प्रकार की बीमारियों के लिए या किस प्रकार के मरीजों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, तो मधुमेह या डायबिटीज के जो मरीज होते हैं उनके लिए जो छेना है बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, शुगर फ्री होता है, मतलब इसमें लैक्टोज की मात्रा क्या होती है, ना के बराबर होती है। इसके अलावा गाय और भैंस के दूध से जो निर्मित छेना होता है उसमें कितनी मात्रा में नमी, प्रोटीन, वसा और दुग्धम पाया जाता है, इसके बारे में मैंने आपको फुल डिटेल में बताया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि निम्न में से कौन सी प्रजाति मांस के लिए उपयोगी है। ठीक है भाई, ये जितनी भी आपको ऑप्शन में दी गई है प्रजाति, सब मुर्गिया की प्रजाति है, कड़कनाथ है, कॉर्निश है, व्हाइट लेगहॉर्न है, और इनमें से कोई नहीं। इससे पहले अभी आप लोगों को मैंने पिछले ही क्वेश्चनों में समझाया है कि भैया अंग्रेजी वर्ग में कौन सी नस्लें आती है, मेडिटेरियन या इटालियन वर्ग में कौन सी नस्लें आती है, एशियाटिक वर्गों में कौन सी नस्लें आती है, अमेरिकन वर्गों में कौन सी नस्लें आती है, देसी नस्लें कौन कौन सी है, और किन नस्लों को और जो किस वर्ग में जो नस्लें आती हैं उन्हें किस माध्यम के लिए पाला जाता है वो मैंने बताया है। तो क्वेश्चन है कौन सी प्रजाति मांस के लिए उपयोगी है, तो आपका सही आंसर है वो है भाई कॉर्निश। आपको मैंने बताया था भाई अंग्रेजी वर्ग में जो नस्लें आती है कॉर्निश है, ऑर्पिंगटन है, ऑस्ट्रेलोकार्प है और ससेक्स है। ये चारों ही नस्लें अंग्रेजी वर्ग में आती है, और मैंने वहाँ ये भी बताया था अंग्रेजी वर्ग में जो नस्लें आती हैं इन्हें मुख्य रूप से मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है। अब देखिएगा मैं आपको एक टेबल बता रहा हूँ जिसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वहाँ से कहीं से बाहर जाने वाला नहीं है। तो एग मतलब अंडों के लिए मुख्य रूप से पाले जाने वाली नस्लें कौन कौन सी है, तो याद रखिएगा ये है लेगहॉर्न, दिया है भाई व्हाइट लेगहॉर्न, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है भाई, लेगहॉर्न, इसके अलावा मिनोरका, ठीक है भाई, इसके अलावा एनकोना, ये तीनों ही नस्लें हैं जो अंडे के लिए पाली जाती है। ठीक है भाई, अब हम मांस की बात करेंगे तो मांस के लिए भाई पहले से लिखा हुआ है भाई कॉर्निश। मांस के लिए कौन सी नस्लें पाली जाती है भाई, कॉर्निश। ठीक है भाई, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेना परीक्षा में कि किस नस्ल का मांस सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है, तो याद रखिएगा कॉर्निश का ही मांस सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है। इसके अलावा मांस के लिए और भी नस्लें पाली जाती है, जैसे भाई प्लायमाउथ, माउथ रॉक, ठीक है भाई, इसके अलावा न्यू हैम्पशायर, इसके अलावा ससेक्स। ठीक है भाई, ये सभी नस्लें अंडों के लिए पाली जाती है, लेकिन इन सभी नस्लों में सबसे अच्छा जो मांस होता है वो किसका होता है भाई, कॉर्निश का होता है। अब अगर हम लोग बात करेंगे ड्यूल पर्पस मतलब द्विप्रयोजनीय, द्विप्रयोजनीय मतलब ड्यूल पर्पस का मतलब होता है भाई जिन्हें मांस और अंडे दोनों के लिए पाला जाता है, जैसे इंग्लिश में ड्यूल पर्पस बोलेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे तो रोड आयरलैंड रेड, ठीक है भाई, रोड आयरलैंड रेड, ये नस्लें जो होती है भाई द्विप्रयोजनीय है, इन्हें मांस और अंडा दोनों के लिए पाला जाता है। इसके अलावा रोड आयरलैंड रेड की ये है भाई व्हाइट, रोड आयरलैंड व्हाइट, ये भी नस्लें क्या होती है, द्विप्रयोजनीय होती है, मतलब इन्हें अंडे और मांस दोनों के लिए पाला जाता है। अब होता है गेम बर्ड। ठीक है भाई, गेम बर्ड मतलब खेल के लिए सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है, या जिसे हम लड़ाई के लिए बोलेंगे, खेल के लिए या लड़ाई के लिए सबसे अच्छी मुर्गी की नस्ल कौन सी है, जिसे हम इंग्लिश में गेम बर्ड बोलेंगे, उसके लिए असील, ठीक है भाई, असील और ब्रह्मा,
ये दोनों ही नस्लें कैसी भाई, गेम बर्ड या खेल या लड़ाई के लिए सबसे अच्छे, या इसी को हम बोल सकते हैं मनोरंजन के लिए, मनोरंजन के लिए सबसे अच्छी मुर्गी की नस्ल कौन सी है, तो असील या ब्रह्मा। इसके अलावा भाई ब्लैक मास मतलब काला मांस किसका होता है, ठीक है भाई, काला मांस किस मुर्गी का होता है, तो याद रखना है आपको भाई, जो काला मांस होता है वो किस मुर्गी का होता है भैया, काला मांस होता है कड़कनाथ का। कड़कनाथ मुर्गी की एक नस्ल है भाई, जो जिसका उत्पत्ति स्थान या ओरिजिन क्या है भाई, मध्य प्रदेश का, पश्चिमी मध्य प्रदेश, झाबुआ जिला, जहां पर ये इसको देखा जाता है मुख्य रूप से। और इसका जो मांस होता है वो किस रंग का होता है भाई, काले रंग का होता है। इसके अलावा बच्चों की देखभाल के लिए मतलब चूजों की देखभाल के लिए कौन सी नस्ल सबसे अच्छी है, ठीक है भाई, या इसी को हम बोलते हैं कुड़क माँ, कुड़क माँ। इसके लिए मुर्गी की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है, तो आपको याद रखना है घाघस। घाघस बच्चों या चूजों की देखभाल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, और जो बच्चों की देखभाल करती है उसे क्या बोलते हैं भाई, कुड़क माँ। तो देखिए मैंने क्वेश्चन पूछा गया था कि मांस की प्रजाति के लिए सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है, तो इसका सही आंसर क्या है भाई, कॉर्निश। इसके अलावा मैंने आपको संपूर्ण रूप से बता दिया कि अंडे के लिए कौन सी नस्लें अच्छी है, मांस के लिए कौन सी है, द्विप्रयोजनी मतलब अंडा और मांस दोनों के लिए, खेल लड़ाई या मनोरंजन के लिए कौन सी नस्ल अच्छी है, किस मुर्गी का मांस काले रंग का होता है, और बच्चों की देखभाल या चूजों की देखभाल के लिए कौन सी नस्ल अच्छी है, इसके बारे में हमने देखा। बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पक्षियों में कुक्कुट के पूर्वज कौन है। कुक्कुट मतलब मुर्गियों का पूर्वज कौन है, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं भाई। तो याद रखिएगा मुर्गियों का जो ऑप्शन दिया गया है, मुर्गी है, रेड जंगल फाउल है, टर्की है और ईमू है, ठीक है भाई। ये भी परीक्षा क्वेश्चन में पूछा आया है पीएटी में कि भैया जो मुर्गियां हैं इनके पूर्वज कौन है, मतलब जो हम वर्तमान में मुर्गी पाल रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, इनका निर्माण किससे किया गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है रेड जंगल फाउल। क्या है भाई, रेड जंगल फाउल। अब जो रेड जंगल फाउल है इसका जो वैज्ञानिक नाम है, ठीक है भाई, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है भाई, गैलस गैलस, ठीक है भाई, गैलस गैलस। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो याद रखिएगा भारतीय मुर्गी, भारतीय मुर्गी। अगर आपसे देखो भाई परीक्षा में पूछे कि जो रेड जंगल फाउल है, रेड जंगल फाउल जिससे हम जो वर्तमान में मुर्गी पाल रहे हैं उनका जो निर्माण किया गया है, या जो पूर्वज है मुर्गियों के जो पूर्वज हैं उनका वैज्ञानिक नाम क्या है भाई, गैलस गैलस। और भारतीय मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या है भाई, गैलस डोमेस्टिकस, डोमेस्टिकस, ठीक है भाई। तो आपको याद रखना है कि रेड जंगल फाउल जो क्या है भाई वर्तमान में जो हम मुर्गी पालन कर रहे हैं उनके पूर्वज है, इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, गैलस गैलस है। और भारतीय मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या है भाई, गैलस डोमेस्टिकस है। और सभी जीवों में सबसे ज़्यादा जो तापमान होता है भाई वो मुर्गियों का ही होता है, 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है भाई। इसके अलावा यहाँ से जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे की जर्दी को रंग प्रदान करने वाला पिगमेंट कौन सा है। अब देखिए अंडे की जो संरचना होती है वो भाई कितनी होती है, 4 होती है। अंडे की जो संरचना होती है भाई वो कितनी होती है, अंडों की संरचना में 4 भाग होते हैं। याद रखेगा अंडे में सबसे ऊपर होता है वो क्या होता है भाई, कवच। क्या होता है भाई, कवच, ठीक है भाई। जो कवच होता है आपको दिखाई देता है, जो कवच होता है या तो वो सफ़ेद रंग का दिखाई देगा और या फिर वो हल्के भूरे रंग का दिखाई देगा। जो देसी मुर्गियां होती है उनके अंडे का जो ऊपर का जो कवच होता है जिसे हम लोग सेल कहते हैं वो क्या होता है भाई, हल्के भूरे रंग का होता है। और जो विदेशी मुर्गियां हैं, ठीक है भाई, जैसे हम बात करेंगे यूरोपियन वर्ग की, अमेरिकन वर्ग की, अंग्रेजी वर्ग की, उनके अंडों का जो ऊपर का कवच होता है वो सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जो देशी मुर्गियां होती है तो उनके अंडों का रंग कैसा होता है, तो आपको याद रखना है हल्का भूरा मतलब थोड़ा ब्राउन कलर का होता है। अब मैंने बोला अंडे में क्या होता है भैया, 4 क्या होते हैं भाई, अंडे में क्या होते हैं, 4 भाग होते हैं। पहला होता है ऊपर कवच, और जो ऊपर का जो कवच है, ठीक है भाई, वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 93 से 95% होती है, ठीक है भाई। उसके अंदर क्या होता है, अब देखिए जो ऊपर का हिस्सा होता है कवच,
ठीक है भाई, जिसे सेल कहते हैं, किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा कितनी होती है भाई? 93 से 95%। अब याद रखिएगा जो कवच होता है ये अंडे के कुल भार का, किसका भाई? अंडे के कुल भार का, अंडे के कुल भार का कितना प्रतिशत होता है? तो आपको याद रखना है 11% होता है। ठीक है भाई, इसके अलावा अंडे में जो ऊपर कवच होता है उसमें क्या पाए जाते हैं भाई? वायुवी छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वायुवी छिद्र पाए जाते हैं। मतलब अंडों में क्या होता है भाई? वायुवी छिद्र होता है, सूक्ष्म छिद्र होता है, जिससे क्या होता है? अंडों में वायु प्रवेश करती है। ठीक है भाई, तो वायुवी छिद्रों की संख्या कितनी होती है? याद रखिएगा 6000 से 8000। ठीक है भाई, तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि अंडों में वायुवी छिद्रों की संख्या कितनी होती है? तो 6000 से 8000 होती है। अब अंडे की दूसरी जो परत होती है वो कौन सी होती है भाई? अंडे की जो दूसरी परत होती है वो होती है झिल्ली। यहाँ पर क्या होता है भाई? एक परत होती है। ठीक है भाई, यहाँ पर एक परत होती है, अंडे में जो दूसरी परत होती है भाई वो कौन सी होती है? झिल्ली या जैसे हम इंग्लिश में बोलेंगे मेम्ब्रेन। अब जो झिल्ली या मेम्ब्रेन होती है भाई, इसका जो आकार होता है वो होता है 0.01 से 0.02 mm। तो आपको याद रखना है कि अंडे का जो दूसरा भाग होता है वो झिल्ली या मेम्ब्रेन होता है, जिसका आकार 0.1 से 0.02 mm होता है। अब जो ये झिल्ली या मेम्ब्रेन होती है ये अंडे के कुल भार का, अंडे के कुल भार का, ठीक है भाई, अंडे के कुल भार का कितना होती है? 1% होती है। तो आपको याद रखना है कि जो झिल्ली होती है इसका आकार कितना होता है? 0.01 से 0.02 mm। इसके अलावा ये अंडे के कुल भार का कितना परसेंट होती है? तो 1% होती है। ठीक है भाई, आपको याद रखना अंडे का कितना परसेंट होती है भाई? ये 1% होती है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं भाई, नेक्स्ट बात करते हैं तो याद रखिएगा इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे जो तीसरा हिस्सा होता है वो होता है एल्बुमिन। तीसरा हिस्सा क्या होता है? एल्बुमिन होता है, जिसका नाम क्या है भाई? एल्बुमिन। ठीक है भाई, आप अंडे को जब क्या करते हैं? तोड़ते हैं, तो अंदर से जब बॉल अंडे को आप तोड़ते हैं तो उसके अंदर से एक सफ़ेद रंग का हिस्सा दिखाई देता है, जिससे हम क्या बोलते हैं भाई? एल्बुमिन बोलते हैं। अब जो एल्बुमिन होता है, ठीक है भाई, ये कुल अंडे का कितना होता है भाई? कुल अंडे का 56% होता है। कुल अंडे का कितना प्रतिशत होता है भाई? 56% होता है। अब एल्बुमिन के अंदर पानी की मात्रा कितनी होती है? मीन्स नमी की मात्रा कितनी होती है? तो याद रखिएगा 87.5% होती है। ठीक है भाई, इसके अलावा अगर हम लोग प्रोटीन की बात करें तो एल्बुमिन के अंदर क्या होता है? प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है भाई? प्रोटीन की मात्रा होती है 10% होती है। इसके अलावा वसा की बात करें तो वसा की मात्रा 0.05% होती है। इसके अलावा खनिज की बात करते हैं तो खनिज की मात्रा कितनी होती है भाई? एल्बुमिन में 0.6% होती है। और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो एल्बुमिन के अंदर क्या होता है भाई? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? 1.5% होती है। तो याद रखिएगा जो एल्बुमिन, जो सफ़ेद वाला हिस्सा दिखाई देता है अंडों के अंदर, वो होता है एल्बुमिन। जो कुल अंडे के भार का कितना परसेंट है भाई? 56% है। इसके अंदर पानी की मात्रा 87.5%, प्रोटीन की मात्रा 10%, वसा की मात्रा 0.05%, खनिज की मात्रा 0.6%, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 1.5% होती है। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें भाई, तो नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो याद रखिएगा नेक्स्ट होता है, अंदर होता है याक। क्या होता है भाई? याक। आप जब अंडे को, बॉल अंडे को तोड़ते हैं तो उसके अंदर एक गेंदनुमा भाग दिखाई देता है, जो किस कलर का दिखाई देता है भाई? पीले रंग का दिखाई देता है। तो क्वेश्चन भी वही पूछा गया था, अंडे की जर्दी, मतलब जो पीला वाला भाग होता है जिसे हम जर्दी या याक बोलते हैं, उसके अंदर पिगमेंट कौन सा होता है? तो उसके अंदर जो पिगमेंट होता है वो होता है जेंटोफिल।
फिल, मतलब अंडे के अंदर जो पीले रंग का भाग दिखाई देता है, गेंदनुमा भाग दिखाई देता है, जिससे आप क्या बोलते हैं भैया, याक बोलते हैं, उसका रंग क्या होता है, पीला होता है। और उसका पीला रंग किस कारण से होता है भाई, ज़ेनटोफिल के कारण होता है। आपको अंडे के अंदर देखिए गेंदनुमा भाग दिखाई दे रहा है, जो किस कलर का होता है, पीले रंग का दिखाई देता है। उसका पीला रंग किस कारण से होता है, ज़ेनटोफिल के कारण होता है। अगर हम लोग याक की बात करें तो याक के अंदर, ठीक है भाई, मतलब याक के अंदर क्या होता है, ठीक है, इसे इंग्लिश में भी लिख देते हैं। इसके अंदर अगर हम लोग पानी की बात करें तो इसमें पानी जो होता है वो 49% होता है, ठीक है भाई। प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन की बात करें तो 16.5% होता है। इसके अलावा वसा की बात करें तो इसके अंदर वसा 31.7% होती है भाई, ठीक है। इसके अलावा खनिज की बात करें तो इसमें याक में खनिज की मात्रा जो होती है वो 1.5% होती है। तो देखिए, अगर परीक्षा में अंडे से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें जो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं संपूर्ण एक ही क्वेश्चन में आपको बता दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गियों में क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। अब बात करेंगे, ऑप्शन है 72, 78, 80, 82। तो याद रखिएगा, मुर्गियों में अभी पिछले मैंने बताया कि मुर्गियों का पूर्वज कौन है भाई, रेड जंगल फाउल, जिसका वैज्ञानिक नाम गैलस गैलस है। इसके अलावा भारतीय मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या है भाई, तो गैलस डोमेस्टिकस है। अब इनमें गुणसूत्रों की संख्या पूछी है, तो मुर्गियों में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है भाई, 78। कितनी होती है, 78 होती है। तो इसी से संबंधित मैं थोड़े तथ्य समझा देता हूं कि गाय में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है भाई, 60 होती है। इसके अलावा बकरी में भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है भाई, 60 ही होती है। इसके अलावा अगर हम भेड़ की बात करें तो भेड़ में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है भाई, भेड़ में गुणसूत्रों की संख्या होती है 54। कितनी होती है भाई, 54। इसके अलावा सूअर की बात करें, सूअर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 38, ठीक है भाई। इसके अलावा अगर हम घोड़े की बात करें तो घोड़े में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 64। गधे में गुणसूत्रों की संख्या बात करें तो वो होती है 62। अब भैंस की बात करते हैं भाई, भैंस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा भैंस में क्या होता है, जो भारतीय भैंस है, ठीक है भाई, कौन सी भैंस है, भारतीय भैंस। कौन सी भैंस भाई, भारतीय भैंस। जो भारतीय भैंस है इसी को हम लोग नदी वाली भैंस भी बोलते हैं, ठीक है भाई, नदी वाली भैंस। इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 50। भारत में जो भैंस पाली जाती है उसे भारतीय भैंस या नदी वाली भैंस कहते हैं। इसके अलावा एक भैंस होती है जो अफ्रीका में या यूरोपियन कंट्री में पाली जाती है, जिसे हम बोलते हैं कीचड़ वाली भैंस, ठीक है भाई, कीचड़ वाली भैंस, या इंग्लिश में इसे ही हम क्या बोलेंगे, स्वैम्प बफेलो। क्या बोलेंगे भाई, स्वैम्प बफेलो, ठीक है भाई, स्वैम्प बफेलो बोलेंगे। इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 48। मीन्स मुर्गियों में गुणसूत्रों की संख्या 78, गाय में 60, बकरी में 60, भेड़ में 54, सूअर में 38, घोड़े में 64, गधे में 62, और भारतीय भैंस या नदी वाली भैंस में 50, कीचड़ वाली भैंस या जो अफ्रीका में भैंस पाली जाती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 48 होती है। देखिए, मैंने क्वेश्चन में जो परीक्षा में पूछे गए हैं, इसके अलावा जो हमने उससे संबंधित जो फैक्ट है या कारक है उसको हमने डिटेल में देखा है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ।